श्री गुरुभ्यो नमः। समेषां छात्राणां हार्दं स्वागतम्। सिद्धान्तकौमुदी अनुसारं कृतन्तप्रकरणम् अस्य सत्रस्य विषयः वर्तते। सत्रमिदं सम्प्रति आरभामः। गतसत्रे अस्माभिः चरेष्टः इति सूत्रम् अधीतम्। अद्य वयं भिक्षासेनादायेषु च इति सूत्रं पठिष्यामः। सूत्रमस्ति भिक्षासेनादायेषु च। भिक्षा सेना आदाय येषु च उपपदेषु चरेः टः स्यात्। गत सत्र में हमने पढ़ा था कि चर धातु से ट प्रत्यय होता है अधिकरणे उपपदे। अधिकरण उपपद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है ना। तो कुरुचरः, कुरुचरी, इस प्रकार हमने रूप बनाए थे। वहां पे इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था अधिकरणे शेते है, वहां इसका शाश्वत का क्वेश्चन था कि उदरे शेते इति उदरशयः, ये बन सकता है क्या? अधिकरणे शेते है पढ़ा था ना हमने, पार्श्वादिशु उपसंख्यानम, पार्श्वशयः, पृष्ठशयः, उदरशयः। तो वहां हमने उदरेण शेते इति उदरशयः बनाया था। मतलब अधिकरण न रख के तृतीयांत से हमने समास करके बनाया था, उदरेण शेते। उसके लिए वहां पर हमें वार्तिक की जरूरत पड़ी अच प्रत्यय के विधान के लिए, है ना। तो उसका प्रश्न था कि हम अधिकरण से ही कर लें तो हो सकता है या नहीं। उदरे शेते इति उदरशयः। तो उदरे शेते ऐसा करने के लिए देखो, एक तो उदर उसके सोने का आधार नहीं बन रहा है। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? अधिकरण, आधारोधिकरणम, है ना। आधारः अधिकरण संज्ञः स्यात्। तो शयन क्रिया के लिए उदर आधार नहीं बन रहा है, बल्कि भूमि या शैया उसके शयन क्रिया के लिए आधार बन रही है, पहली बात। ठीक है, तो इसलिए वहां पे उदरे इति ऐसे सप्तमी नहीं होगी, है ना। बल्कि उसकी शयन क्रिया में वो पेट के बल सो रहा है। तो पेट के बल सोना, क्यों सो रहा है पेट के बल? क्योंकि वो पीठ के बल सो नहीं पा रहा है, इसलिए। ठीक है, पीठ के बल वो नहीं सो पा रहा है, तो पेट के बल सोना उसके लिए सहायक बन रहा है। सोने की क्रिया में सहायक, हेल्पफुल हो रहा है उसको। ठीक है, सहायक होने से वो तृतीया की हमने उदरेण शेते। अब यदि अगतिक गति, मतलब किसी तरह से आप उसको आधार, हमें आधार ही मानना है। अगर आप कहते हैं कि आधार ही मानेंगे हम, अगतिक गति न्याय से यदि आप उदरे शेते ऐसा विग्रह करेंगे तो फिर अधिकरणे शेते है इसी से सिद्ध हो जाएगा। वहां वार्तिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अधिकरणवाची सुबंत है उदरे, और फिर शेंग धातु आ जाएगी, उससे अशुद्धि हो जाएगा, फिर वार्तिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, शाश्वत, स्पष्ट हुई आपकी शंका, है ना। क्योंकि कारक जो है विवक्षा के अधीन होते हैं, ये बताया था। तो अधिकरण वो बन नहीं रहा है एक तो, और अधिक जबरदस्ती आप उसको अधिकरण नहीं, मुझे तो अधिकरण ही बनाना है, मेरे सोने के लिए पेट ही आधार बन रहा है, अगर आप ऐसा विवक्षा करेंगे तो फिर सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, वार्तिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के विषय में हम चलते हैं। भिक्षा सेना दायेषु च। ये अभी तक जो मैंने कहा वो पिछले सत्र से रिलेटेड था। अब हम शुरू करते हैं। भिक्षा सेना आदाय एषु च उपपदेषु चरेः टः स्यात्। चरेष्ट है, इस सूत्र से अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय किया था। कुरुषु चरति इति कुरुचरः, है ना। तो यहाँ अब क्या कहा कि भिक्षा सेना आदाय, इनके उपपद रहते चर धातु से ट करना है। अब अधिकरण उपपद हो, कर्म उपपद हो, करण उपपद हो, ऐसा कोई भी निर्बंध नहीं है। ठीक है,
तो कहा भिक्षां चरति इति भिक्षाचरः, सेनां चरति इति सेनाचरः, आदाय चरति इति आदायचरः। अब ये जो आदाय है ये ल्यबंत प्रयोग है ना, ल्यबंत प्रयोग है आदाय, तो आप प्रत्यय को ल्यबादेश हो गया, आदाय चरति इति आदायचरः। सूत्र में भी जो है भिक्षा सेना आदाय ल्यबंत पढ़ा है, तो इनके उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होकर के भिक्षाचरः, सेनाचरः, आदायचरः, ये आपके उदाहरण बनेंगे। अर्थ क्या हुआ, भिक्षाम चरति इति भिक्षाचरः, तो चरणेन भिक्षाम अर्जयति इत्यर्थः। चरणेन, चरणेन मतलब चरगतौ, घूम घूम करके भिक्षा को अर्जित कर रहा है। एक तो है कि एक जगह बैठा है, आने जाने वाले सभी ने उसको भिक्षा दे दी, है ना, ऐसा नहीं, बल्कि चरणेन, वह घूम घूम करके भिक्षा को अर्जन कर रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। भिक्षाम चरति इति भिक्षाचरः। सेनाम चरति मतलब सेनाम प्रापयति, चरति प्रविशति, सेना को प्राप्त करता है, उसको कह दिया सेनाचरः, प्रवेश करता है, सेना को प्रवेश करता है, सेनाचरः। आदायचरः लब्धम द्रव्यम गृहीत्वा चरति इत्यर्थः, मतलब जो वस्तु उसे प्राप्त हो गई है, उस प्राप्त वस्तु को पकड़ के वह घूम रहा है। ठीक है, जैसे माता ने दूध का गिलास दे दिया हाथ में, तो उस प्राप्त दूध के गिलास को लेकर के वह घूम रहा है, पूरे घर में बालक घूम रहा है, तो आदाय चरः। ठीक है, उसको कह दिया आदाय चरः। लब्धम द्रव्यम गृहीत्वा चरति इत्यर्थः। समझ में आई बात, उदाहरण के अर्थ समझ स्पष्ट हुए? जी मैम। हाँ, तो प्रक्रिया देख लो, प्रक्रिया कैसे की है इन्होंने। एक मिनट, हाँ, भिक्षाचरः, भिक्षाम चरति, भिक्षा अम चर धातु है, हाँ, और फिर इस चर धातु से भिक्षा उपपद होने के कारण से ट प्रत्यय हो गया, चर ट, ट की चुटू से इत संज्ञा, और तस्य लोपः से ट का लोप बचेगा अ, चर अ, र में अ को संयुक्त कर लो, चर। ठीक है, तो भिक्षा अम चर उपपदमतिंग से समास कर लेंगे, तो भिक्षाचर। अब यह कृदंत शब्द हुआ भिक्षाचर, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे कृत तद्धित समासाश्च से सुप्रत्यय ले आएंगे फिर, तो भिक्षाचरः बन जाएगा। ट प्रत्यय टित है, इसलिए स्त्रीत्व के विवक्षा में टित ढणेन इस सूत्र से नीप हो जाएगा, तो भिक्षाचरी बन जाएगा। ठीक है, टित करने का प्रयोजन यही है कि स्त्रीलिंग में नीप हो जाए। तो इस प्रकार वैसे ही सेनाचरः और आदायचरः भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जी। आगे चलो। अब आगे एक वाक्य पढ़ा है, पचादिषु चरट इति पाठात्, मतलब आगे बनाया है सहचरी, तो कहा सहचरी कैसे बनेगा, भिक्षा सेना आदाय इनके उपपद रहते चर धातु से आपने क्या किया है, ट प्रत्यय किया है, तो जब चर धातु से ट प्रत्यय किया है तो सहचरी, यह जो बनाया है सहचरी प्रयोग देखा जाता है, यह कैसे सिद्ध होगा, दिया है ना, प्रे जी। प्रेक्ष स्थिताम सहचरी, यह काव्य का प्रयोग है। तो कथम प्रेक्ष स्थिताम सहचरी मिति, तो कहा पचादिषु चरडिति पाठात्, पचादी गण में पचादिभ्यः अच प्रत्यय, पचादी से जैसे अच प्रत्यय किया है, वहीं पचादी गण में चरट इति पाठात्, वहां पे चरट ऐसा पढ़ा है ना, पचादी गण में चरट ऐसा पढ़, पचादिशु चरट, उनसे चरट कहा है, तो वहां चरट हो जाएगा, सहचरी बन जाएगा, टिच होने से नीप हो जाएगा, उस गण में पठित होने से सहचरी शब्द बन जाएगा।
ठीक है। जी आगे चलें। आगे चलें तो पचादिषु चरण इति पाठात सहचरी, यह शब्द सिद्ध हो जाएगा और सहचरी का द्वितीय में बन गया है सहचरी। चरण जो प्रत्यय आएगा हम्म वो किसके स्थान पर आएगा? हम्म चरण जो प्रत्यय आएगा वो किसके स्थान पर आएगा? अथवा ये जो हम क्या प्रत्यय कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, भिक्षा सेना दायेषु च, इसे टा प्रत्यय वहां पे नहीं होगा कि सीधा ही चरण प्रत्यय होगा? हाँ, सह उपपद रहते चर धातु रहेगी और टा प्रत्यय ना होके चरण प्रत्यय हो जाएगा, तो ऐसा होगा या नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या चर के स्थान पर चरट होगा मैम, हम्म अथवा चर के स्थान पे चरट होगा या उसके परे रह, मतलब उसके बाद में होगा? सहचरः सहचरी, यह दोनों प्रयोग बनेंगे। वहां जी कह रहे हैं पचादी गण में जो चरट पढ़ा है ना, उसके कारण से यह प्रयोग सिद्ध होगा। ये मैम जो हम इससे पूर्व में एक सूत्र पढ़ के आए हैं, नंदी गृही प्रजादिभ्यो, अभी अभी हो रही है। ठीक है। पुरोग्रतो ग्रेषु सर्ते, पुरस अग्रतस अग्रे, एषु उपपदेषु सर्तेः टः स्यात्। कहा पुरस अग्रतस अग्रे, इन शब्दों के उपपद रहते भी सर्तेः मतलब श्रीगतौ धातु का सर्तेः बनाया है, श्रीगतौ धातु से ट प्रत्यय हो जाता है ना। तो पुरस उपपद रख के श्री धातु से ट प्रत्यय करके उदाहरण बनाया इन्होंने, पुरः सरः। और अग्रतस शब्द से, शब्द को उपपद रख के सर धातु से ट प्रत्यय करके अग्रतः सरः। और इसी प्रकार अग्रे उपपद में रख के सर धातु से ट प्रत्यय करके अग्रे सरः, यह प्रक्रिया बनाई है। ठीक है। कह रहे हैं कि पुरस, पुरस उपपद में रखा, श्री धातु उपपद में श्री धातु रखी, तो पुरस उपपद में रख के अव्यय है, यह पुरस शब्द अव्यय है ना। श्री धातु रखी, श्री धातु से क्या कहा इन्होंने, सरते है टह स्यात्, ट प्रत्यय कर लिया, ट के अनुबंध का लोप किया तो अशेष रहा अ, पुरस श्री अ, ये स्थिति रही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते, ये ट प्रत्यय तिंग और शित से भिन्न है, तिंग और शित से भिन्न जो भी प्रत्यय होंगे वो सभी आर्ध धातुक ही कहलाएंगे। ठीक है। और जो तिंग हो या फिर शित प्रत्यय हो तो वो सार्वधातुक हो जाते हैं। तो आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग श्री के री को गुण कर लेंगे, तो री को उरन रपर से री को अर गुण हो जाएगा। ठीक है। री को अर हो गया सर अ। अब सर अ संयोग कर लीजिए, अ का सर बन जाएगा। अब यह जो पुरस का स है, इस सकार को आप रू कर लीजिए, रू करके शुरू से रू कर लीजिए और फिर उसके बाद रू को विसर्ग कर लीजिए, तो पुरः सरह बन जाएगा। ठीक है। पुरः सरह।
ये विकल्प में बनेंगे मैम पुरस्सर या पुरस्सरः? हाँ, दोनों बन जाएंगे, पुरःसरः जी पुरस्सरः। ठीक है। सकारांत पद और सजुष के शकार को रू हो जाता है। ठीक है। तो पुरस यह अव्यय एक पद है, इसलिए उस अव्यय सकारांत पद है, सकारांत पद था यह पुरस शब्द। पुरस जी अव्यय पद कहते हैं ना हम, अव्यय पद मतलब कि इससे भी सुबंत की उत्पत्ति होती है, फिर उस अव्ययादाप सुका से सुप का लुक हो जाता है, इसलिए सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो सकारांत पद है, उसके सकार को रू होकर के, उस रू को विसर्ग होकर के पुरः सरह बन जाए। ठीक है। जी हाँ, अब पुरः सर तो बन गया, पुरः सर। अब यह कृदंत शब्द है, इससे सुप्रत्यय आप करके पुरः सरह बना लेंगे। इसी प्रकार अग्रतस सरह, अग्रतः सरह। ठीक है। अब आगे है अग्रेसरः। अग्रेसरः इन्होंने बनाया है अग्रे सरति इति अग्रेसरः, या अग्रम सरति इति अग्रेसरः, अग्रेण सरति इति अग्रेसरः। इस प्रकार किसी भी तरह से आप विग्रह वाक्य करके अग्रेसरः बना सकते हैं। तात्पर्य यह है इनका कि अग्र शब्द अकारांत रख करके अग्रम सरति, द्वितीय अग्रम सरति, तृतीय अग्रेण सरति, सप्तमी अग्रे सरति। ठीक है। इस प्रकार से विग्रह वाक्य करके इन्होंने बनाया है। तो क्या बनेगा, एक तो देखो, सूत्रे अग्रे इति एदंतत्वं निपात्यते। सूत्र में क्या कहा है, पुरोग्रतो ग्रेषु सरते हैं, मतलब अग्रेषु, यह जो पढ़ा है अग्रे शब्द, अग्रे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अग्रे लिखा है, मतलब कि यह अग्र शब्द अकारांत नहीं है, बल्कि एकारांत अग्रे शब्द निपातन कर लिया है। सूत्रे अग्रे इति एदंतत्वम, मतलब एकारांतत्वम निपात्यते, एकारांत अग्रे शब्द का निपातन कर लीजिए। एकारांत अग्रे शब्द मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अग्रे उपपद रख के हम सर धातु से ड प्रत्यय करके अग्रे सरह बना लेंगे। तो कहा कि यदि एकारांत निपातन से एकारांत हो जाएगा, वस्तुतः अकारांत शब्द है, अग्र शब्द अकारांत है, लेकिन निपातन से आप, निपातन मैंने बताया था यत लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् निपातन, तो निपातन से आप एकारांत अग्रे शब्द से सर धातु उपपद, अग्रे उपपद रख के सर धातु से ट प्रत्यय करके अग्रे सरह बनाएंगे। फिर कहा कहीं कहीं अग्रसर, अग्रसर शब्द भी सुनाई देता है ना, अग्रसर। फिर अग्रसर कैसे बनेगा, यदि एकारांत आप निपातन करेंगे तो अग्रसर शब्द की सिद्धि कैसे होगी, तो कहा बाहुलकात। यह जो एकारांत निपातन किया है आपने अग्रे को, यहाँ बाहुलकात बहुल करके होगा। बाहुलकात का अर्थ क्या है, तो कहा यद क्वचित प्रवर्तते क्वचित न प्रवर्तते, है ना, क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, है ना, इसी को बहुल कहते हैं, कहीं प्रवृत्त हो जाना कहीं प्रवृत्त न होना। तो यह जो अग्रे को एकारांत निपातन है वो बहुल करके होगा, कहीं एकारांत हो जाएगा जहां हमें एकारांत चाहिए, और जहां एकारांत नहीं चाहिए वहां अकारांत ही रह जाएगा, और जब अकारांत रह जाएगा तो अग्र उपपद रख के सर धातु से ट प्रत्यय कर लेंगे, इसी सूत्र से पुरोग्रतो अग्रेषु सरते हैं, ट प्रत्यय करके सरह अग्र सरह बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। पुरस अग्रतस अग्रे एषु उपपदेषु सरते है, श्रीगतौ धातु से ट प्रत्यय होकर के पुरस्सरः अग्रतस्सरः अग्रेसरः बन जाएगा। ठीक है। जी मैम, पुरःसरः अग्रतस्सरः, हाँ दोनों पुरः का स, अर्थ। हाँ पुरः सरः, पुरः सरति मतलब आगे, पुरः मतलब आगे गति जी करता है, एषः पुरः सरः मतलब आगे बढ़ता है, आगे गति करता है। अग्रतः सरः का भी वही अर्थ है ना।
पुरः मतलब प्रथम, प्रथम अर्थ में भी ले सकते हैं, पहले पुरः। अग्रतः आगे, अग्रे का भी वही अर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों उदाहरण हुए आपके, और एक बन जाएगा अग्रसरः, यह भी बन जाएगा। सिद्धांत कौमुदी में प्रश्न किया है ना, सूत्रे अग्रे इत्येतद् एदं तत्वम् अपि निपात्यते। अपि कहाँ है वहां पे, एदं तत्वम् अपि निपात्यते, है ना। अपि का अर्थ यही है कि कहीं एकारांत और कहीं अकारांत दोनों हो जाएगा, ठीक है। एदं तत्वम् अपि निपात्यते, भी एकारांत भी जाना जाता है, ऐसा, ठीक है। कथं तर्हि यूथं तदग्रसरगर्वित कृष्णसारम्, यूथं तदग्रसरगर्वित कृष्णसारम्। अग्रसर ये काव्य की पंक्ति है, तो काव्य में अग्रसर, अग्र शब्द अकारांत भी पढ़ा है, तो उसको भी सिद्ध करना है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि एकारांत बहुल करके होगा, ऐसा हरदत्त ने कहा है पदमंजरी में, ठीक है। इस प्रकार सूत्र पूर्ण हुआ। आगे सूत्र है आपका पूर्वे कर्तरी। सिद्धांत कौमुदी है आपके पास? हाँ आकाश बोलो, क्या प्रश्न है? आकाश, कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, चलो पूर्वे कर्तरी, ठीक है। आगे सूत्र है पूर्वे कर्तरी। कर्तृवाचिनी पूर्व शब्द उपपदे सर्तेष्टः स्यात्। सूत्र का अर्थ क्या है? कर्तृवाचिनी, ना, बोलो सूत्र का अर्थ। पुस्तक है हाथ में? मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? हेलो, हेलो, किसी का रिप्लाई नहीं है, क्या हुआ? आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? क्या दिक्कत आ गई है? रचना, शालिनी, हिमांशु,
कोई कनेक्ट है या नहीं? हेलो, मे बी यह है प्रॉब्लम, हो सकता है कोई दिक्कत हो। ठीक है, मैं सेशन कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।